गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में बिजनेस लायबिलिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजेंसी का अनुबंध। यानी कि एजेंसी के साथ में जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं या कौन कौन सी शर्तें होती हैं या कौन कौन से विशेष मत होते हैं जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम क्या होते हैं, राजी होते हैं, यानी सहमत होते हैं, है ना। क्योंकि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं किसी के साथ में, ये जरूरी नहीं है मैं ये कह रहा हूं आप एजेंसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में भी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब होता है ये आपको मैंने बताया, कब होता है जब उसमें कम से कम दो पक्षकार पहली बात हो, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और दूसरी चीज, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों की सहमति से हो रहा हो तभी तो आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक की सहमति और दूसरे की सहमति नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। पहली बात तो दो पक्षकारों का होना जरूरी है। दूसरी बात, दोनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। और तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, वैध लिखित होना चाहिए और वैध हो, है ना। अवैध कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, पहली बात, है ना। और चौथी बात, कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें दोनों को पता होनी चाहिए। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें होती हैं वो दोनों लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बाद में दूसरा पक्षकार बोल रहा है कि नहीं मुझे ये बताया ही नहीं गया, मुझे ये बताया ही नहीं गया, मेरे सामने तो ये बात नहीं आई है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम अवैध कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर देते हैं। समझ गए ना, समझ गए। दूसरी चीज, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के समय कम से कम दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो गवाह के रूप में हो। समझ गए ना। कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पक्षकारों की ओर से कम दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए गवाह में क्या कर सके, उस शर्तों में सिग्नेचर कर सके। समझ गए ना। तो ये विशेष बातें होती हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखनी है जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, तो ये चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को भी डिस्क्राइब कर दें, है ना। जैसे मैंने अगर सपोज दैट ये मैंने फील्ड ले रहा हूं, मैं ए से परचेज कर रहा हूं, मैं ए व्यक्ति है जो वो बी व्यक्ति को अपनी जमीन क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो ए व्यक्ति को, ठीक है, इस जमीन का पूरा एरिया पहली बार तो डिस्क्राइब कर देना चाहिए किसको, बी को। या ए के द्वारा अगर वो चीज डिस्क्राइब नहीं की गई है तो बी का ये फर्ज बनता है कि वो ए से इसकी पूरी जानकारी ले ले कि ये एरिया जो है वो कितना है, ठीक है। तो आप अपने क्षेत्र के बारे में भी पूछ ले, जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। अब होता क्या है कि एक जब एजेंसी होती है, ठीक है, तो एजेंसी क्या करती है, एजेंसी जब कार्य करना स्टार्ट करती है तो एजेंसी स्वयं काम नहीं करती है। एजेंसी क्या करती है कि उस कंपनी के अंदर अपने कुछ ऐसे एम्प्लॉइयों को नियुक्त करती है जिसके माध्यम से वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एजेंट, है ना। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि एक एजेंट अथवा अभिकर्ता, उसी को बोला जाता है अभिकर्ता या नियोक्ता, ठीक है। एक एजेंट अथवा अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए क्या करता है, तीसरे पक्षकार के साथ व्यवहारों में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये बात पूरी समझ में आई। जैसे मैं समझा देता हूं आपको, जैसे ए, बी और सी, ठीक। ए कौन है, ए है एजेंसी, ए कौन है, ए एजेंसी, ठीक। बी कौन है, एजेंट, और सी कौन है, ग्राहक।
समझ में आया? क्या बताया जा रहा है? एक एजेंट अथवा अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे की ओर से मतलब किसकी ओर से? एजेंसी की ओर से किसी दूसरे की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तृतीय पक्षकार के साथ, किसके साथ? सी के साथ व्यवहारों में। अब सी के साथ हम क्या हो जाते हैं? घुल मिल जाते हैं, उसे बताते हैं, दिखाते हैं, है ना? तीसरे पक्षकार के साथ व्यवहारों में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? एजेंसी का, उस कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको अच्छे से? आगे ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है? एजेंसी के बारे में एक नियोक्ता और एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है उसी को क्या कहा जाता है? एजेंसी कहा जाता है ना? एक एजेंट होता है, ठीक है, एक जो एजेंसी होती है उसके बीच में जो शर्तें निर्धारित की जाती है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कंपनी तो आपको नियुक्त कर देती है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे होते हैं? ग्राहक से पैसा भी लेके आते हैं, है ना, उसे अपनी जमीन भी दिखाते हैं, उसे अपनी पॉलिसी भी बताते हैं। तो अब आपका मतलब ये नहीं है कि आप उसका पैसा कंपनी का पैसा आप खुद रख लेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा, है ना? वो पैसा जमा करना पड़ता है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है? एजेंसी। ठीक है, अब जैसे उदाहरण में मैंने समझाया है कि राम श्याम को 10 साइकिल क्रय करने के लिए नियुक्त करता है, ठीक है, राम श्याम को 10 साइकिल क्रय करने के लिए नियुक्त करता है, ठीक है, कि आपको मेरी 10 साइकिल क्रय करनी है, ठीक है। यहाँ पर राम क्या है? प्रधान है, मतलब मेन व्यक्ति है ना, फर्स्ट व्यक्ति है या मुख्य व्यक्ति है, ठीक है। कौन? राम। तथा जो श्याम है वो कौन है? एजेंट है ना। राम कौन है? प्रधान है, और श्याम कौन है? एजेंट। ठीक, अब श्याम ने क्या किया? राम की वो 10 साइकिल ले ली, ठीक। अब श्याम क्या करेगा? अपने आधार से उन साइकिलों को बेचेगा, ठीक है। और राम और श्याम के बीच में कैसा संबंध है? एजेंसी का संबंध है। हमने क्या किया? हमने अपनी सारी पॉलिसीज, कंपनी ने सारी पॉलिसीज मुझे दे दी, ठीक है, ठीक है। अब मैं उन पॉलिसियों को आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो हमारे और उस एजेंसी के बीच, है ना, क्या संबंध होता है? एजेंसी का संबंध होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। और कौन सी चीजें हैं? इसलिए अगर लक्षण आ जाए, तत्व आ जाए, या फैक्ट, है ना, या फिर विशेषताएं आ जाए, या प्रकृति आ जाए, तो आपको क्या लिखना है? या महत्व आ जाए तो क्या लिखना है? आपको यही लिखना है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया है? दोनों पक्षकारों के बीच वैध ठहराव का होना, है ना, किसके बीच? अब देखो यहाँ पे एजेंट और ग्राहक दोनों क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब एजेंट क्या करेगा? अपनी पॉलिसी देगा आपको, ठीक है, और आप एजेंट की पॉलिसी दोगे, ठीक है। तो एजेंट के द्वारा जो पॉलिसी बेची जा रही है या जो पॉलिसी दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो वैध होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी गलत गलत बता के उसको और अपनी पॉलिसी बेच दो। आपको क्या करना है? दोनों पक्षकारों के बीच में वैध ठहराव होना चाहिए, है ना। आपके डॉक्यूमेंट जमा होने चाहिए, आपको स्लिप मिलनी चाहिए, है ना, आपने कब पॉलिसी करवाई है उसका पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना, ठीक। दूसरा दिया नियोक्ता द्वारा अधिकृत होना, ठीक है। जो भी एजेंट होते हैं, ठीक है, जो एजेंट होते हैं वो कंपनी के द्वारा ही तो नियुक्त किए जाते हैं, अधिकृत किए जाते हैं ना। नियोक्ता द्वारा अधिकृत होना यानी कि जो एजेंट होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? हाँ, मतलब किसके द्वारा? एजेंसी के द्वारा, है ना, नियोक्ता के द्वारा, है ना। ये चीज समझ में आई? यानी कि एजेंसी में कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए वो व्यक्ति, है ना। तीसरा पॉइंट दिया, नियोक्ता की ओर से कार्य करने का अभिप्राय निश्चित होना चाहिए, यानी कि जो एजेंट होता है ना, अगर वो कोई काम कर रहा है कंपनी का, है ना, तो काम कर रहा है तो उसका मोटिव उसको पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य उसे पता होना चाहिए, है ना, समझ गए ना। या फिर अगर कंपनी ने कोई नई स्कीम लाई, अभी पॉलिसी क्या की है? पब्लिश की है ना, या कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो भी पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो
बैंक में और इसके बाद जो LICs होती है, जो एजेंसी होती है, उनमें आपने देखा होगा कि चेंज होता रहता है, फॉर्मेट चेंज, मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है। तो वो आपको पता होना चाहिए, आप अपडेट होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। दूसरी चीज प्रधान के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक। प्रधान कौन होता है? प्रधान मैंने आपको बताया था, इसको हम एजेंसी मान सकते हैं, प्रधान, है ना। तो एजेंसी के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। किसके? एजेंट के। ऐसा नहीं है कि पैसा अगर आया, आपने पॉलिसी बेची तो वो पैसा लेके भाग जाओ, ऐसा नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपने कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचा है तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप कंपनी को पैसे जमा कर दें, क्योंकि आप तो सैलरी बेस पे काम कर रहे हो, है ना। तो प्रधान के प्रति उत्तरदायित्व आपके क्या है, उनका भी आपको निर्वहन करना है, ठीक है। प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब मान लो जैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, मान लो जैसे ए व्यक्ति, ए एजेंट है और बी ग्राहक है, मान लो, ठीक है। दोनों ही आपस में अगर कोई चीज खरीदना और बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सहमति बहुत जरूरी है, और वो चीज हमें पसंद आनी चाहिए, मतलब आपकी शर्तें हमें वो आनी चाहिए ना, आपके द्वारा जो शर्तें हमें बताई जा रही है उन शर्तों पे हमारी सहमति होनी चाहिए, तभी तो हम एग्रीमेंट के लिए तैयार होंगे, ठीक है। अगर हम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो जबरदस्ती आप हमारे साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि जरूरी नहीं कि प्रतिफल हो, समझ गए ना, जरूरी नहीं है कि वो चीज बेची जाए या खरीदी जाए या फिर एग्रीमेंट हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। देखो, अगर हमें पॉलिसी आपकी समझ में आ रही तभी तो हम करेंगे, अगर हमें पॉलिसी समझ में नहीं आ रही तो नहीं करेंगे। आपको बताते रहो, आप हमें डेली आओ हमारे पास बताने के लिए। नहीं हमें समझ में आ रहा, कोई बैंक वाला आता है मेरे से बोलता है कि सर आप हमारी बैंक में खाता खुला लीजिए, ठीक है, और हमें आपकी स्कीम समझ में नहीं आ रही, मतलब हमें ये नहीं लग रहा कि बाकी बैंकों की अपेक्षा आप में कोई फैसिलिटी दे रहे हो क्या, आप हमें कोई अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप हमें दे रहे हो तब तो हम आपके बैंक में खाता खुलाएं। अगर आप हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हो तो हम क्यों खाता खुलाएं आपके यहाँ? नॉर्मल खाते तो कहीं भी जाके खुला लेंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दो ना, है ना। अब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज का मतलब ये है कि बैंक चार्जेस जो अदर बैंकों में कटते हैं वो नहीं कटने चाहिए। दूसरी चीज चेकबुक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, तो चेकबुक आपको हमें फ्री देनी है कि नहीं देनी ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बैंक चार्जेस भी उसका भी ले लेते हैं। ये लोग बोलते हैं एटीएम आपका फ्री है, आपकी बैंक की पासबुक आपकी फ्री है, बाद में क्या करते हैं जब इशू कर देते हैं फिर चार्जेस काटने लगते हैं। तो फैसिलिटीज आप बताइए ना पहले कि आप हमें क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, है ना। हमारा पैसा जैसे हम जाते हैं तो हमारा कितना पैसा जमा हो जाएगा, कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, ये भी आपको फैसिलिटी बताना पड़ेगा। नहीं तो हम पता चला 50,000 रुपए जमा करने के लिए जा रहे हैं और आपके वहां बोला जा रहा है कि पहले आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज एजेंसी के प्रति विश्वास, इसका मतलब ये है कि जो ग्राहक होता है, ठीक है, ग्राहक होता है, और मेन चीज ये होता है कि जो एजेंट होता है, एजेंट जब अपनी एजेंसी की सारी बातें डिस्क्राइब करता है, बताता है, ठीक है। जैसे मैं दीपचंद की सारी फैसिलिटीज आपको बता दूंगा एडमिशन के टाइम पे, तो आप क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हो। विश्वास करते हो ना, किस आधार पे कि जो सर बता रहे हैं उस पे सच्चाई है ना, इसी आधार पे तो आप एडमिशन लेते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज है। तो एक मेन चीज ये है कि जो एजेंट होते हैं, ठीक है, एजेंट जब उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, एजेंसी के बारे में बताते हैं, तो हम एजेंट के आधार पे ही हम क्या कर लेते हैं, एजेंसी पे विश्वास कर लेते हैं, है ना, विश्वास कर लेते हैं और फिर हम उनकी पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है। तो मेन चीज है कि अगर आपको लगता है कि एजेंसी अच्छी है, ठीक है, एजेंसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, विश्वसनीय है, ठीक है, उसके काम करने का तरीका अच्छा है और समय पे वो अपना रिटर्न दे देती है, ठीक है, तो आपको एजेंसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी वो एजेंसी कार्य कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में